एक बार फिर से स्वागत है सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। अपने चर्चा कर रहे थे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है। व्यष्टि में हमने पढ़ा कि कई विशेष का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि के अंदर हमने पढ़ा एक समूह विशेष का अध्ययन किया जाता है। अब आगे का जो टॉपिक रहता है वो उन दोनों के बीच के अंतर का रहता है, जो मुख्य रूप से व्यष्टि और समष्टि में किस प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो अंतर है वो इनकी परिभाषाओं से लेकर बना है। पहला अंतर बनता है कि सूक्ष्म जो अर्थशास्त्र के इकाई विशेष का अध्ययन करो, जिस प्रकार प्रति व्यक्ति आए इसका होगा व्यष्टि का। समष्टि की अगर अपने बात करें तो ये समूह का मतलब है राष्ट्रीय आय, सामान्य कीमत स्तर, बैंकिंग, ये सभी किसमें आएगा आप लोगों के समष्टि अर्थशास्त्र। पहला अंतर मुख्य रूप से यानी इकाई विशेष का अध्ययन करवाए तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समूह विशेष का अध्ययन कराए तो व्यापक अर्थशास्त्र। प्रति व्यक्ति आए किसमें आएगा इकाई विशेष में, सामान्य कीमत किसमें आएगा समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरे अंतर की बात करें तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक भाग होता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का क्या होता है, एक भाग होता है, जबकि व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था होती है। यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के भाग से तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक हिस्से का अध्ययन करती है, जबकि अर्थव्यवस्था के संपूर्ण भाग का जो अध्ययन किया जाता है वो व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्रों के अंतर्गत मुख्य रूप से तीसरा जो अंतर आप लोगों के दिया गया है, उस तीसरे अंतर के अंतर्गत आप लोगों के ये बताया गया है कि सूक्ष्म जो अर्थशास्त्र है वो विभिन्न प्रकार के टुकड़ों में विभाजित होता है, जबकि व्यापक जो अर्थशास्त्र है वो उन सभी का क्या होता है, योग होता है। चौथे की मैं बात करूं तो कीमत सिद्धांत किसी व्यक्ति विशेष या प्रति कीमत किसी वस्तु विशेष के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है, जबकि राष्ट्रीय आय जो है वो व्यापक स्तर पर होता है। अब तीसरी बात, अन्य बातें समान रहने का मतलब यहाँ पे है किसी इकाई विशेष, जिस प्रकार हमने पढ़ा कि किसी वस्तु की मांग पर प्रभाव कब पड़ता है, तो मांग पर प्रभाव जब पड़ता है जब अन्य बातें समान रहती है। अन्य बातें समान रहने का मतलब यहाँ पे किससे है, व्यक्ति विशेष की आय के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई बदलाव अगर उसमें नहीं होना चाहिए। जबकि सामान्य विश्लेषण की बात करें तो सामान्य विश्लेषण के अंतर्गत वो समस्त चीजें आती हैं जिसके अंतर्गत वो सभी चीजें जिसके अंतर्गत एक उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत या अन्य ऐसे कारक जो किसी वस्तु विशेष की मांग और पूर्ति को प्रभावित करते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आप लोगों के सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र में आते हैं। तो आपको याद रखना है इकाई विशेष जितना भी जो होगा वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर अपने बात करते हैं व्यापक अर्थशास्त्र की, तो व्यापक अर्थशास्त्र के अंदर समूह रूप में उसको क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपने बात करते हैं सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता। तो आप लोगों को पता है कि मनुष्य शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, यानी प्रत्येक अंग शरीर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यानी प्रत्येक अंग का कोई ना कोई किसी न किसी क्षेत्र में क्या होता है, योगदान होता है। जिस प्रकार नाक का सूंघने में, जीभ का स्वाद के लिए, कान का सुनने के लिए, प्रत्येक अंग जो शरीर के अंतर्गत स्थापित है उसका अलग अलग कार्य होता है। उसी प्रकार अगर बात करें व्यष्टि और समष्टि की, तो व्यष्टि और समष्टि की जो पारस्परिक जो निर्भरता है वो काफी ज्यादा, ये एक दूसरे की पूरक, ये विरोधाभासी नहीं है, एक दूसरे की क्या है, पूरक है। यानी एक दूसरे के अभाव में इनका अध्ययन संभव नहीं है। जिस प्रकार प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में होगा, जबकि राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होगा। तो व्यक्तिगत तौर पर उनका सामूहिक रूप से अगर अध्ययन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय का अध्ययन आ जाएगा। क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष के अध्ययन के लिए उसे छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट के अध्ययन करना अनिवार्य होता है उसकी वास्तविक जानकारी के लिए। तो ये कहना सही रहेगा या तर्कसंगत रहेगा कि व्यष्टि समष्टि एक दूसरे के पूरक है, बिना एक दूसरे के अभाव में इनका संचालन संभव नहीं है। इसके आगे हम बात करते हैं अपने कि अर्थशास्त्र है क्या ये वास्तविक विज्ञान है, क्या ये आदर्शात्मक विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान या आदर्शात्मक विज्ञान की अगर अपने बात करें तो वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान के अंतर्गत मुख्य अंतर क्या होता है। वास्तविक विज्ञान तो रियलिटी पर निर्धारित है, यानी
इसमें अपने अध्ययन करेंगे क्या है और आदर्श में क्या होना चाहिए। ये केवल आप लोगों के कारण और परिणाम के बारे में चर्चा करता है, और जबकि आदर्शात्मक विज्ञान आपके अच्छाई और बुराई के बारे में चर्चा करता है। ध्यान रखिए बात कि जो वास्तविक विज्ञान की बात करें तो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा क्या है, जबकि आदर्शात्मक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा आप लोगों के क्या होना चाहिए, उसके परिणाम, अच्छाई, उसकी बुराई। ये अध्ययन हम किसमें करेंगे? आदर्शात्मक। और जो केवल तर्क पर आधारित होगा, कारण और परिणामों के बीच का अध्ययन होगा, वो आपको किसके अंतर्गत आएगा? वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत। इसके बाद में चर्चा करेंगे अपने वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत जो पक्ष में तर्क दिए हैं, किस रूप में अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है वो वास्तविक रूप से वास्तविक विज्ञान है, उसके पक्ष में कुछ तर्क, कुछ बातें दी गई है। सबसे पहले तर्क दिया गया है कि अर्थशास्त्र तार्किकता पर आधारित है। तार्किकता का मतलब होता है तर्क। तर्क किस प्रकार? तर्क होगा उसके कारणों और परिणामों के बीच। तर्क दो चीजों को लेकर होता है, उसका सही या गलत। तो जो विज्ञान, जो वास्तविक विज्ञान है, वो वास्तविक विज्ञान आप लोगों के इसके अंतर्गत जो आप लोगों के अर्थशास्त्र की तार्किकता की बात करें तो इसके अंतर्गत केवल कारण और परिणामों की चर्चा की जाती है। अब कारण और परिणामों के अंतर्गत आप लोगों के, जिस प्रकार मैं उदाहरण की बात करूं कि जिस प्रकार टैक्स, जो एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर दिया जाता है। अब टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन उनमें से बेहतर कौन सा है उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। टैक्स है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष केवल उसमें क्या की जा सकती है? तर्क किया जा सकता है, उसके कारण और परिणामों की चर्चा की जा सकती है। उनमें से बेहतर कौन सा है इस चीज का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो कुछ मायनों में कहा जा सकता है कि जो अर्थशास्त्र वो एक वास्तविक विज्ञान है, और वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र का अध्ययन तर्क के आधार पर किया जाता है, उसके कारणों और परिणामों के आधार पर किया जाता है। दूसरी शब्द में बात करूं, अर्थशास्त्री सर्वगुण संपन्न न होना। व्यक्ति विशेष के अंतर्गत संपन्नता का गुण नहीं पाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विशेष किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन हर क्षेत्र के अंतर्गत उसकी श्रेष्ठता हो ये जरूरी नहीं होता। तो दूसरा जो पॉइंट दिया गया है शास्त्र के सर्वांगीण विकास के संबंध की अगर मैं बात करें तो इसके अंतर्गत कारणों और परिणामों की चर्चा के साथ साथ उसकी अच्छाई और बुराई के समझने की अगर हमने बात करें या उसके स्पष्टीकरण की अगर हमने बात करें तो ये सभी चीजें संभव नहीं है, क्योंकि एक समय के अंतर्गत एक व्यक्ति एक चित्र विशेष का बारे में अध्ययन कर सकता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकता है। सारी चीजें एक साथ एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो सकती, उसके कारणों की, उसके परिणामों की, उसकी अच्छाई की, उसकी बुराई की या स्पष्टीकरण की, यानी एक साथ अनेक कार्य व्यक्ति विशेष के लिए संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति विशेष एक समय विशेष के अंतर्गत एक कार्य संपन्न करने में सक्षम होता है। इसलिए आदर्शात्मक विज्ञान इसको, वास्तविक विज्ञान इसको बोला जा सकता है। तीसरा तरीका आप लोगों के आदर्शात्मक पक्ष की मान्यता होने से प्रगति अवरुद्ध होगी। अगर अपने बात करें, अगर इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मान लिया जाता है तो इसके अंतर्गत आप लोगों के जो अर्थशास्त्र है वो क्या है तक सीमित रह जाता है। तो अन्वेषण के कार्यों में अर्थशास्त्रियों के मत विभिन्नता के कारण बहुत कम संभावना रहती है। यदि आदर्श पक्ष को अपनाया जाता है तो क्या होना चाहिए, तो अन्वेषण किया जाता है तो उसके अनेक विवाद उठने की आशंका बन जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत क्या है। अब क्या है के अंतर्गत अगर अर्थशास्त्री, विभिन्न अर्थशास्त्री इसका अध्ययन करते हैं तो उनके मतों में इतना ज्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अपने बात करते हैं आदर्शात्मक विज्ञान की, तो आदर्शात्मक विज्ञान के अंतर्गत क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शास्त्रों द्वारा विभिन्न प्रकार की बातें रखी जाएंगी, उनके अंतर्गत मतभेद पाया जाएगा, लेकिन वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत इस प्रकार का कोई मतभेद
नहीं पाया जा सकता। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आदर्शात्मक जो पक्ष है उसकी जो अगर मान्यता हम लेते हैं तो उसके अंतर्गत आपकी जो प्रगति वो क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि उसके बारे में विभिन्न प्रकार के मत निकल के आएंगे, उनके विभिन्न प्रकार के विरोध निकल के आएंगे, तो उन चीजों का अध्ययन करना संभव नहीं है। चौथे रूप में बात करें वास्तविक या आदर्शवादी मिश्रण अनुचित। अगर दोनों चीजों को एक साथ रख दिया जाता है, इसके अंतर्गत आप लोगों के बात करोगे वास्तविक, तो वास्तविक के अंतर्गत क्या है, जबकि आदर्शवादी के अंतर्गत या आदर्शात्मक विज्ञान ये कहता है क्या होना चाहिए। अगर दोनों चीजों को एक साथ रख दिया जाता है तो उस परिस्थिति के अंतर्गत कारण और परिणाम जो है वो साथ साथ यदि अच्छाई और बुराई पर विचार करेगा तो उनका कार्य बहुत विस्तृत हो जाएगा, और यदि ये विस्तृत कार्य नहीं समेट सका तो उसका निर्णय नहीं किया जा सकता। यानी जब एक से अधिक कार्यों को एक साथ किया जाएगा, इसमें वास्तविक विज्ञान के कारण और परिणामों की चर्चा के साथ साथ उसकी अच्छाई और बुराई की तरफ चर्चा करेंगे, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, तो उस परिस्थिति के अंतर्गत उनके परिणामों की प्राप्ति की जो स्थिति है वो काफी विकट हो जाती है, उसके अंतर्गत सामंजस्य बिठाना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। यानी निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि वास्तविक और आदर्शवादी जो है अगर उनको आपस में मिला दिया जाएगा तो हमें जो परिणाम प्राप्त होंगे, हमारे जो निष्कर्ष निकल के आएंगे वो सही नहीं होंगे या हमें निष्कर्ष प्राप्त नहीं होंगे। अंतिम रूप से बात करते हैं संतुलन की अवधारणा। संतुलन की अवधारणा की अगर अपने बात करें तो संतुलन हमेशा वहीं पे होता है जहां पर दो चीजें एक दूसरे को काटती है। जिस प्रकार बाजार कीमत और मांग दोनों एक दूसरे के पूरक। अगर मांग बढ़ती है, कीमतें अगर बढ़ती है तो मांग घट जाएगी, कीमतें घटती है तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमेशा याद रखना कीमतों का निर्धारण आपके जहां पर है मांग बराबर एस, यानी मांग और पूर्ति जहां पर आप लोगों के बराबर होगी वहीं पे कीमतों का क्या हो जाएगा, निर्धारण हो जाएगा। और ये चीज किसके अंतर्गत आएगी, आप लोगों के वास्तविक अर्थशास्त्र, यानी किसी वस्तु विशेष की कीमत के निर्धारण के पीछे उसकी जो कारण और परिणाम है उनकी चर्चा की जाती है, और उन कारणों और परिणामों के जो निष्कर्ष निकल के आता है उससे किसी वस्तु विशेष के अंतर्गत संतुलन क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। फिर एक बार अपने रिवाइज करते हैं चीजों को। ये वास्तविक अर्थशास्त्र के पीछे तर्क क्या है, क्यों अपने अर्थशास्त्र को वास्तविक अर्थशास्त्र मान सकते हैं। तो सबसे पहले बात है कि अर्थशास्त्र तार्किक है। तार्किक का मतलब होता है वो कारण और परिणामों के बीच की चर्चा करता है, क्या होना चाहिए उसकी चर्चा करता है। दूसरा, अर्थशास्त्री सर्वगुण संपन्न नहीं होगा। अब अर्थशास्त्री सर्वगुण संपन्न न होने के कारण एक वास्तविक विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि प्रत्येक अर्थशास्त्री के समक्ष विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ लेकर चलना संभव नहीं होता। अब इस अभाव में इसे वास्तविक विज्ञान माना जा सकता है। तीसरा है आदर्शात्मक पक्ष की मान्यता होने से प्रगति क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। यानी दोनों चीजों को अगर अपने मान के चलेंगे, कारण और परिणाम, अच्छाई और बुराई को एक साथ लेके चलेंगे, तो उस परिस्थिति के अंतर्गत जो अर्थशास्त्र के समक्ष आने वाली जो समस्या है उनकी समस्याओं का समाधान अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार वास्तविक में आदर्शवादी का मिश्रण दोनों का क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। यानी कारणों और परिणामों और अच्छाई और बुराई को अगर अपने एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ उनका मिश्रण करते हैं, तो इससे अपने परिणामों की प्राप्ति की संभावना बहुत कम हो जाती है, यानी विभिन्न परिणाम प्राप्त नहीं होगी। इसी रूप में संतुलन की अवधारणा। संतुलन की अवधारणा किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जो निर्धारण किया जाता है, जिस प्रकार मैंने बताया कि मांग और पूर्ति का निर्धारण कहाँ, कीमतों का निर्धारण कहाँ होता है, या फिर मांग और पूर्ति दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके अलावा अगर अपने बात करें कि संतुलन की अवधारणा के संदर्भ में अपने बात करें तो उन चीजों के अंतर्गत वस्तु विशेष की कीमतों का निर्धारण उन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत होगा जहाँ पे आप लोगों के एक विक्रेता द्वारा उसकी लागत के बराबर उसको मूल्य प्राप्त होता है, तभी उस वस्तु का क्या होगा, मूल्य का निर्धारण होगा। यानी स्पष्ट या सही रूप में कहा जा सकता है किसी वस्तु की कीमत के निर्धारण के पीछे उसकी मांग और पूर्ति का एक अहम योगदान होता है, और वो अहम योगदान किसी वस्तु विशेष की कीमत में निर्धारण किया करता है, सहायता प्रदान करता है। इसे संतुलन की अवधारणा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में चर्चा करते हैं अपने आदर्शात्मक विज्ञान के पक्ष में। वास्तविक विज्ञान के पक्ष में ये तर्क दिए गए विभिन्न कारणों से अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान कहा जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ हमें बात करें आदर्शात्मक विज्ञान की, तो आदर्शात्मक विज्ञान के संदर्भ में आप लोगों के जो दिया गया है उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो आप लोगों के अर्थशास्त्र जो है वो सबसे पहले आदर्शात्मक विज्ञान होने के पक्ष में तर्क क्या है, मानव का तार्किक होने के साथ साथ क्या होता है, भावुक, यानी वो कारण और परिणामों के साथ उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में भी क्या
मनुष्य कृत्रिम नहीं है, मनुष्य प्राकृतिक है। उसमें सोचने समझने का, उसमें एहसासों का, उसमें सुख का, दुख का, उसमें खुशी का, गम का, ये सभी गुण उसमें पाए जाते हैं। तो इसी के कारण जो उसमें जो भावुकता पाई जाती है, वो भावुकता आदर्शात्मक विज्ञान होने की ओर इशारा करती है। किसका? अर्थशास्त्र। क्योंकि अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसमें परिणामों की भी चर्चा की जाती है और मनुष्य परिणामों को देख के अपने कार्य को संपन्न करता है। दूसरा दिया गया श्रम विभाजन। श्रम विभाजन की अगर अपने बात करें तो आप लोगों के जो वास्तविक जो विज्ञान है, उस वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत आप लोगों के जो श्रम का विभाजन किया गया है वो सही तरीके से नहीं किया गया। इसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष द्वारा कोई भी अगर कार्य किया जाता है, उस कार्य के अंतर्गत अपने बात करें, उदाहरण की बात करें तो इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई खाना खाता है और दूसरे व्यक्ति को केवल पानी दे दिया जाता है, तो उस परिस्थिति के अंतर्गत उन बीच के अध्ययन जो है वो अध्ययन सही है। जिस प्रकार वास्तविक में कारण और परिणामों की चर्चा की गई है, तो उसमें एक आदर्शात्मक ये विज्ञान कहता है कि जो कारण और परिणाम है वो सही तरीके से लागू नहीं होते अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसके परिणामों की भी चर्चा की जाती है। अब जिस प्रकार दो व्यक्ति का उदाहरण इसमें बताया गया, एक व्यक्ति को पानी देते हैं, एक व्यक्ति को भोजन देते हैं, तो क्या वास्तविकता के अंतर्गत दोनों को जो दिया गया वो समान नहीं है? अब समान नहीं है तो उन चीजों का उनके जीवन पर जो प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव अगर अपनी बात करें तो वो किससे जुड़ा होगा? आदर्शात्मक विज्ञान से जुड़ा होगा। तीसरा दिया गया वास्तविक अर्थशास्त्र के लिए वास्तविक अर्थशास्त्र के लिए पूर्णतः वस्तुनिष्ठ बने रहना संभव है। और वास्तविक अर्थशास्त्र के संदर्भ में अगर अपने बात करें तो इसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ का जो अर्थ लिया गया है, इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि जो आप लोगों के भावनाओं और दृष्टिकोण का जो प्रभाव देखा जाता है इसके अंतर्गत है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों के समान अर्थशास्त्र में भी निर्जीव वस्तुओं का नहीं वरन सजीव और जीवित वस्तुओं का ही अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन अर्थशास्त्री द्वारा अलग अलग पूर्वाग्रहों के द्वारा किया जाता है। पूंजीवादी अर्थशास्त्र के लिए आय का वितरण का अध्ययन होगा, जबकि श्रम के हिस्से का ध्यान देना है, जबकि मार्क्सवादी अर्थशास्त्र के अंतर्गत है शोषण मूल्य को होगा। यानी कहने का मतलब है कि वास्तविक अर्थशास्त्र के लिए पूर्णतः वास्तविक बने रहना। अब क्या क्या के अंतर्गत वास्तविकता आएगी? कारण और परिणामों की चर्चा होगी, जबकि उसकी अच्छाई और बुराई की तरफ में बात करेंगे तो उन दोनों में अंतर पाया जाए। किसी वस्तु के लिए कारण और परिणाम दोनों अलग चीज होती है और उसकी अच्छाई और बुराई दो अलग चीज होती है। इसके संदर्भ में जो अच्छाई और बुराई की तरफ में बात करते हैं तो वास्तविक अर्थशास्त्र के लिए पूर्णतः वस्तुनिष्ठ बने रहना संभव है, जबकि इसके अंतर्गत आदर्शात्मक विज्ञान के अंतर्गत है ये अपने अच्छाई और बुराई के बारे में चर्चा करेगा, केवल उसके क्या है होने की चर्चा नहीं करके क्या होना चाहिए उसकी चर्चा की जाएगी। आर्थिक नियोजन में बढ़ती हुई लोकप्रियता। आर्थिक नियोजन की अगर मैं बात करें तो आर्थिक नियोजन का मतलब है अपने आय के जो स्तर को उस तरीके से बढ़ाया जाए ताकि आने वाले समय के अंतर्गत हमें जो परिणाम है वो अच्छे तरीके से क्या हो प्राप्त हो। अगर इसके अंतर्गत अपने बात करें तो वह अपने इसके अंतर्गत अपने बात करें तो इसके अंतर्गत ये कहा जा सकता है, इस बात का उत्तम प्रमाण है कि अर्थशास्त्र अपने आदर्शवादी पहलू से विरुद्ध नहीं बन सकता। वह अपने आदर्शवादी पहलू के बिना उसी प्रकार बेकार होगा जैसे कि हैमलेट नाटक में उसके नायक को निकालने पर नाटक बेकार हो जाता है। यानी आर्थिक नियोजन का मतलब यहाँ पर है, कहने का मतलब जिस क्षेत्र का अध्ययन अपने कर रहे हैं क्षेत्र का अगर इसमें रखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि मनुष्य वो क्या है अच्छाई और बुराई को लेकर चलता है, यानी वास्तविकता को लेकर चलता है। वास्तविक इसके अंतर्गत क्या है? आदर्श है, आदर्शात्मक विज्ञान। अर्थशास्त्र क्या है? मनुष्य से जुड़ा है। मनुष्य निर्जीव नहीं है, सजीव है। और सजीव की अगर अपने बात करते हैं उसमें अपने को उससे संबंधित जो अच्छाई और बुराई उसका भी क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। तो आर्थिक नियोजन में बढ़ती लोकप्रियता इस बात को प्रदर्शित करती है कि आप लोगों का जो विज्ञान अर्थशास्त्र जो है एक आदर्श विज्ञान के रूप में भी पढ़ा जाता है। आगे अपने चर्चा करेंगे इसके बारे में।